नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, इंटरनेट। पर हम इसकी छिपी हुई कहानी जानेंगे। इसकी शुरुआत एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर कैसे हुई और आज ये उस विशाल फिजिकल नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के राज खोलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप कल सुबह उठते हैं और इंटरनेट काम नहीं कर रहा, गायब हो गया है। ना कोई वीडियो कॉल, ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना ही कोई ताज़ा खबर। ये सवाल ही हमें बताता है कि हम इस अदृश्य ताकत पर कितना ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। इसके बिना तो अब जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है ना? तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इंटरनेट के बिना जिंदगी कैसी होगी। फिर हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट से हुई और यह असल में दिखता कैसा है, इसका फिजिकल फॉर्म क्या है। इसके बाद हम भारत में इसकी कहानी जानेंगे और आखिर में बात करेंगे मोबाइल डेटा क्रांति की, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं, इंटरनेट के बिना जिंदगी। देखिए, आज के जमाने में इंटरनेट सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। दोस्तों से बात करनी हो, ऑफिस का काम करना हो या फिर मनोरंजन, हर चीज में, हर जगह इंटरनेट शामिल है। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, कोल्ड वॉर के दौर में, जहां इस ग्लोबल नेटवर्क के बीज बोए गए थे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं वो आम लोगों के लिए बना ही नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिकी सेना के लिए, एक बहुत ही मजबूत डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के तौर पर। नाम था आरपानेट और इसका मकसद था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो किसी भी हमले के बाद भी काम करता रहे और खुफिया जानकारी को सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो फिर एक वन मिलिट्री नेटवर्क एक ओपन ग्लोबल चीज कैसे बन गया? इसके पीछे 3 बड़े कदम थे। 1970 के दशक में आया TCP/IP। आप इसे इंटरनेट की यूनिवर्सल भाषा समझ सकते हैं। इसने अलग अलग कंप्यूटर्स को एक दूसरे से बात करने का एक तरीका दिया। और फिर 1980s के दशक में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब। इसी की वजह से हमें जानकारी को एक्सेस करने का एक आसान ग्राफिकल तरीका मिला, जिसे आज हम सब जानते हैं। चलिए अब क्या से कैसे पर आते हैं, मतलब इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। और अब मैं आपको इंटरनेट के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको शायद हैरान कर देगी। जब हम सोचते हैं कि डेटा एक देश से दूसरे देश कैसे जाता है तो दिमाग में क्या आता है? सैटेलाइट्स, है ना? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। पर क्या यह सच है? असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो जवाब है समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और कितनी लंबी? 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। यही है इंटरनेट की असली रीढ़ की हड्डी, जो हमारे महासागरों के नीचे बिछी हैं। ये सिर्फ तार नहीं हैं, ये वो नसें हैं जिनमें हमारी पूरी डिजिटल दुनिया दौड़ती है। तो अगली बार जब कोई क्लाउड की बात करे तो याद रखिएगा, इंटरनेट कोई हवा में तैरती हुई चीज नहीं है। ये एक असली फिजिकल नेटवर्क है, बालों से भी पतले कांच के तारों का एक छिपा हुआ जाल, जिससे 90% से ज्यादा इंटरनेशनल इंटरनेट डेटा गुजरता है। यह समुद्र के नीचे एक अदृश्य सुपर हाईवे है और यह दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया इन फिजिकल केबल्स पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब देखते हैं कि ये कहानी भारत कैसे पहुंची। भारत में इंटरनेट का आना और फिर इसका फैलना, ये अपने आप में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग कहानी है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत काफी धीमी थी। सबसे पहले 1986 में ENRET आया, यानी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ देश के टॉप IITs जैसे बड़े संस्थानों के लिए था, रिसर्च के लिए। आम लोगों के लिए असली शुरुआत हुई 1995 में, जब VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसे पब्लिक के लिए लॉन्च किया। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। पर यह शुरुआती इंटरनेट आज जैसा बिल्कुल नहीं था। स्पीड की बात करें तो 1995 में स्पीड थी 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड। जी हां, किलोबिट्स। आज के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। फिर 2004 में आई नेशनल ब्रॉडबैंड पॉलिसी और तब हाई स्पीड का मतलब होता था 256 किलोबिट्स पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से चीजें बदलीं। और अब आते हैं भारत की इंटरनेट कहानी के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी चैप्टर पर, मोबाइल डेटा रेवोल्यूशन। वो मोड़ जिसने देश के डिजिटल नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
ये क्रांति दो बड़े इवेंट्स की वजह से आई। 2012 में एयरटेल ने भारत का पहला 4G नेटवर्क तो लॉन्च कर दिया, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2016 में, रिलायंस जियो का लॉन्च। जियो ने टेलीकॉम मार्केट में भूचाल ला दिया। डेटा की कीमतें एकदम से गिर गईं और डेटा का इस्तेमाल आसमान छूने लगा। इसने करोड़ों लोगों के हाथों में इंटरनेट पहुंचा दिया। तो सोचिए, सिर्फ 4 कंप्यूटर वाले एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर आज ये एक ऐसा ग्लोबल नर्वस सिस्टम बन गया है जो अरबों लोगों को जोड़ता है। 50 साल से भी कम में ये सफर सच में कमाल का है। ये दिखाता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। तो आज हमारी पूरी दुनिया इन केबल्स के जाल में लिपटी हुई है। सवाल यह है कि आगे क्या? ग्लोबल कनेक्टिविटी का भविष्य कैसा होगा? क्या ये और तेज होगा, और भी ज्यादा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है।